हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 के सॉल्यूशन फ्रॉम द चैप्टर एटम्स फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट देखा होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए थे, और उसमें हमने एनसीईआरटी के कुछ जो स्क्रीनशॉट है लेकर वो आपके साथ शेयर किए थे कि कैसे इस बुक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर इन्होंने एमसीक्यू बनाकर आपको यहां पर इस बुक में दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या होता है बेटा? अगर हम ये ऑर्बिट देखें, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, और यहां से थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट हमारे पास आते जाएंगे। गैप थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि जैसे जैसे हायर ऑर्बिट होता है गैप कम होता जा रहा है। तो ये हमारे पास होता है। ओके, तो अब अगर हम देखें तो बामर सीरीज में क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट पे आते हैं हायर ऑर्बिट से बेटा, सेकंड ऑर्बिट पे आते हैं हायर ऑर्बिट से। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? अगर हमसे मिनिमम एनर्जी पूछा होता तो ये होता। मैक्सिमम एनर्जी के लिए जो रे है वो कहां से आएगी बेटा? जो ट्रांजिशन है वो इन्फिनिटी से होगी। तो मैक्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? अगर हम देखें बामर सीरीज में आर कहां से कहां होगी बेटा? 2 पे आएंगे। कहां से? इन्फिनिटी से। मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी के लिए कहां से आएंगे? इन्फिनिटी से 2 पे। तो ये हमारे पास बनना चाहिए बेटा। तो मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी? मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास होगी 4/r। आर हमारे पास क्या है बेटा? कल भी हमने देखा था। इसे आप 1.1 इंटू 10⁻⁷ लिख लेते हैं। 1.097 है बट इसे अप्रोक्सीमेटली 1.1 लिख लेते हैं सो दैट डिवीजन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये 40/11 इंटू 10⁻⁷ है। डिवाइड कर दीजिए। 33 7 बचा बेटा। आगे क्या बचेगा? 6। 40 बचा, फिर से 3 आ गया बेटा। तो इसी तरीके से ये हमारे पास चलता रहेगा। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो इस तरीके से ये बन जाएगा। डेसिमल देखिए मैंने गलत जगह पर लगाया है बच्चों। 3.6, 3 के बाद ही डेसिमल लग जाना चाहिए था। तो अगर हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 363 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए। तो क्या है बेटा इसके सबसे पास? 364.6 नैनोमीटर इसके बहुत पास में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज की, फिर से बामर सीरीज की बात की गई है। ये तो आपको समझ में आया होगा क्यों बार बार बामर सीरीज के बारे में बात करता है, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट सीरीज प्रपोज्ड बाय बामर। ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज है सबसे पहले कौन सी प्रपोज की गई थी? बामर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में देखा था बेटा। ओके, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 के सॉल्यूशंस। तो इसमें भी लास्ट लाइन कौन सी है? यही तो है बेटा। ये वाली कहलाती है फर्स्ट लाइन, ये वाली कहलाती है लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन के लिए वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर मतलब 1/λ। क्या पूछा गया है? वेव नंबर मतलब 1/λ। तो ये क्या आएगा बेटा लास्ट लाइन के लिए? आर, वही 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? r/4। ओके, तो यहां पर 1.1 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 4। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में r की वैल्यू को 1.1 ही दे दिया। ओके, तो सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। अगर आप देखें तो मैं इसको 11 इंटू 10⁻⁶/4 ले लेता हूं सो दैट मैं डेसिमल में लिख पाऊं। पहला आएगा 2, फिर आएगा 7, फिर हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेव नंबर बेटा। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ओके।
काफी सारे चैप्टर में आपने इसको यूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है बेटा, जैसे बामर में 2 पे आते हैं, लाइमन पे हम n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे ही आते हैं फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स, फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स बेटा। तो n 1 पे आएंगे, तो कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो n 2 से n 1 पर आएंगे, ये फर्स्ट लाइन है, इसकी वेवलेंथ गिवन है। द कोरस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ z इक्वल टू 11। ये तो बड़ा आसान काम हो गया बेटा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। फर्स्ट लाइन के लिए हाइड्रोजन के केस में ये होता है 1 का स्क्वायर, कहां से आएंगे, 1 पे आएंगे 2 से बेटा। और किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 1, बाकी सब तो सेम है बेटा, क्योंकि सेम लाइन के बारे में कह रहा है, कोरोस्पोंडिंग लाइन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दें बेटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाय लैम्डा 1 डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा 1 का डैश इक्वल टू r से r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो 1 बाय 121 बचेगा। तो ये आ गया लैम्डा डैश 1 लैम्डा 1 1 बाय 121। ओके, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, लैम्डा 1 डैश कितना आ जाएगा, ये लैम्डा 1 कितना दिया था हमें 1210, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 1210 बाय 121, ये आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा बेटा, 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से बेटा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 29, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट, फिर से बात की गई है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर ऑर्बिट। बामर के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिट क्या होगा, बामर की शॉर्टेस्ट होगी जब हम 2 पे आएंगे, कहां से, इंफिनिटी पे, तो बामर की शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगी, 4 बाय r। और लाइमन की शॉर्टेस्ट क्या होगी बच्चों, लाइमन की शॉर्टेस्ट जब आप इंफिनिटी से कहां आएंगे, 1 पे, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो ये 1 बाय r हो गई। तो इन दोनों से आप क्या रिलेट कर सकते हैं बेटा, b बाय l, इन दोनों की वेवलेंथ की रेशो कितनी हो जाएगी, 4:1। तो रेशो बामर टू द लाइमन पूछी है तो क्या आएगी, 4:1। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे बेटा। ओके, अगर अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज शुड बी। ऐसा क्वेश्चन भी हमने पहले देखा है 1 to 25 में। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन मतलब बच्चों फर्स्ट लाइन यानी कि n3 to n2, बामर में फाइनल ऑर्बिट 2 होता है, फर्स्ट लाइन कहां से, 3 से आना है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, फर्स्ट लाइन की r, कहां से आएंगे, 3 से, कहां पर, 2 पर। तो अगर आप एलसीएम ले ले नीचे 4 into 9, तो यहां बचेगा 9 - 4, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 36/5r। और ये हमें कितनी गिवन है, 6561 एंगस्ट्रॉम गिवन है। सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का मतलब ये कहां से कहां आएगी, फर्स्ट लाइन आती है 2 पे 3 से, सेकंड लाइन कहां से आएगी, 4 से। हमने पीछे ये बनाया था ना बेटा एनर्जी ऑर्बिट, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो बामर में 2 पे आते हैं, तो फर्स्ट लाइन कहां से आती है, 3 से, सेकंड लाइन कहां से आएगी, 4 से। तो ये हमारे पास 16 एलसीएम ले लो बेटा, यहां 4 - 1, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, लैम्डा 2 लिखना था मुझे, सेकंड लाइन है, तो ये आएगा 16/3r।
ओके, ये हमारे पास बन चुका है। अब अगर आप इन दोनों की रेशो ले लें, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ये कितना है 16 बाय 3r, ये कितना है 36 बाय 5r। r से r कट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर 16 इंटू 5 डिवाइड बाय 36 इंटू 3। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 4 और ये क्या बच जाएगा 9, तो ये क्या बचा 20 बाय 27। तो अगर आप लैम्डा 2 देखें बेटा तो ये क्या आएगा 20 बाय 27 इंटू 6561, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट कटेगा बेटा, इस पे आप काट के देख सकते हैं। पहले 9 पे कट कर लीजिए, 7 2 9, फिर 3 पे कट कर दीजिए बेटा, ये हमारे पास क्या बच गया 2 4 3 बेटा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4860 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एग्जैक्ट करता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इस तरीके से अपना जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो आपने देखा पिछले कुछ क्वेश्चन वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं कि ये वेवलेंथ फर्स्ट लाइन की, सेकेंड लाइन की, हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो किस तरीके से आपको ये वेवलेंथ निकालनी होती है, कैसे आपको रेशो लेनी है। ज्यादातर बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं, इसके बाद इसको रिवर्स नहीं करते। अगर आपने इसको रिवर्स नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ज्यादातर बच्चे इनको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में गलती कर जाते हैं। इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन में कोशिश करी है कि पहले मैं 1 बाय लैम्डा लिखूं, फिर लैम्डा और फिर रेशो लूं, सो दैट गलती के चांस कम हो सके बेटा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये तो बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको पता है। लाइमन सीरीज क्या होती है? जब हम n1 पे आते हैं हायर ऑर्बिट से, ठीक है। बामर क्या होती है? जब n2 पे आते हैं हायर से, लाइमन बामर। इसके बाद हमारे पास होती है पास्चन जब हम 3 पे आते हैं, फिर होती है ब्रैकेट जब हम n4 पे आते हैं हायर ऑर्बिट से, और फिर होती है पिफंड जब n5 पे आते हैं। तो लाइमन n1 के लिए क्या हो गया P, तो A इज विद P, इन दोनों में है बेटा। जब भी आपके पास ऐसे मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन आए तो आपको सभी को ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये तो बड़ा आसान था इसलिए मैंने सभी में लिख दिया। अदरवाइज जो सबसे आसान आपको दिखाई दे उसको सिलेक्ट करके मैच कराते जाना है, सभी को मैच कराना जरूरी नहीं है। जैसे पहला लाइमन पता चला AP, ये दो ऑप्शन तो कट गए बेटा। अब देखो B अलग अलग है तो B पे B भी अलग अलग है, C भी अलग अलग है, D भी, कोई भी मैच करा लो। तो बामर n इक्वल टू 2 यानी कि Q के साथ मैच करेगा, C यानी कि Q, तो ये वाला मैच कर गया बेटा। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। जरूरी नहीं कि मैं बाकी भी चेक करूं मैट्रिक्स मैच में, बट यहां आप कर सकते हैं। B का 3 आएगा R और D का S आएगा, मैच कर रहा है। ओके, बट मैट्रिक्स मैच पेपर में बैठ के नीट में जरूरी नहीं कि आप चारों मैच कराएं, जो दो आपको सबसे आसानी से मैच कर रहे हो उन्हीं को मैच करवाना है। ओके बेटा, क्लियर है? याद रखिएगा बेटा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, कहता है इफ μ1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन का मतलब क्या होता है? सीरीज लिमिट का मतलब है कि जब इन्फिनिटी से जो आएगी रे, जब लाइन इन्फिनिटी से लेकर n1 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है μ1। ओके, फिर कहते हैं μ2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब लाइमन की फर्स्ट लाइन है n2 से n1 तक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें कितनी गिवन है बेटा μ2। μ3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बामर। बामर तो n2 तक होती है, तो इसकी जो सीरीज लिमिट है इन्फिनिटी से लेके यहां तक आने की, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है μ3। तो इन फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फर्स्ट रे है इस फ्रीक्वेंसी की, वो इन दोनों की एनर्जी के बराबर होगी बेटा। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या है इन्फिनिटी से 2 तक, फिर 2 से 1 तक,
तो टोटल एनर्जी ये वाली है, इन दोनों के सम के बराबर होगी। अगर एनर्जी का सम बराबर है तो एनर्जी को लिखा जा सकता है एच म्यू। अगर यहां लैम्डा होता तो इनवर्स करना पड़ता, हमें एच सी बाई लैम्डा लिखना पड़ता, बट क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी है तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, म्यू वन म्यू टू प्लस म्यू थ्री। ओके, तो हमारे पास म्यू थ्री किसके बराबर आएगी, म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन बेटा। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग postulate of Bohr model led to quantization of energy of the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का एन के ऊपर डिपेंडेंसी, एनर्जी एन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, 1/n²। ये जो एन का रिलेशन है ये कहां से आया था, ये पूछा गया है कि ये जो एनर्जी है, हमने कह दिया सभी ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी इतनी होगी, ठीक है। ये एन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही थी, किसकी वजह से कर रही थी, कौन सा पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्या इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये पोस्टुलेट ठीक है, बट इसकी वजह से क्वांटाइजेशन नहीं आया। एंगुलर मोमेंटम कैन ओनली बी द इंटीग्रल मल्टीपल। तीन पोस्टुलेट में से कौन सा पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन को बताता है, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन ही है, जिसकी वजह से हमारे पास फॉर्मूला में क्या इंट्रोड्यूस होता है, इंटीजर एन, इंटीजर इंट्रोड्यूस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम नो, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी नो, ये पोस्टुलेट नहीं है। उन्होंने कहा था एनर्जी वो तभी इमिट करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे आएगा, ये पोस्टुलेट था बेटा। बट एनर्जी n² या n के ऊपर डिपेंड करेगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही होंगी हर एक ऑर्बिट की एनर्जी की, वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम से आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, देखिए। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये रोटेट करता है बेटा। ये देखिए बेटा, एनसीईआरटी का जो पोस्टुलेट है एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, उसी में ये लिखा हुआ है जिन ऑर्बिट में ये घूमता है उनको स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं, और दे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑफ एटम्स। ओके, तो उन्हें स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। कहां से उठाया हमने, ये एनसीईआरटी से ही पिक किया है। फिर हमारे पास आता है एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होती है बेटा, सर्कुलर पार्ट में घूमते हुए, एक अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है बेटा, v/r। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, z/n होता है ना बेटा, एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो z की तो जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ n देखना है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1/n³। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ओके बच्चों, क्लियर है ये आपको? फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, सो दैट वो भी जो है MTG फिंगर टिप्स के सॉल्यूशन देख पाए। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये कहता है इलेक्ट्रिक करंट आई क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर मॉडल इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो करंट एसोसिएटेड विद एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके साथ करंट एसोसिएटेड क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है बेटा, E। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, 2πr/v। तो स्पीड कितनी गिवन है हमें, v0, और रेडियस कितना गिवन है हमें, a0। तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, EV0/2πa0, EV0/2πa0। करंट इलेक्ट्रिसिटी
में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा हो तो उसका करंट क्या होता है, Q बाय टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन को वो कितने टाइम में क्रॉस करता है, T टाइम में। ओके, इन हाइड्रोजन एटम टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अब सर इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग ये याद रखते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, जो टोटल एनर्जी होती है वो U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती है, अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस अपार्ट हों, ये है -Q चार्ज और ये क्या है +C हाइड्रोजन में, तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, K Q1 बाय R, और चार्जेस विद साइन, चार्जेस की वैल्यू विद साइन हमें पुट करनी होती थी बेटा। तो यहां पर क्या होगा, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी 1/K की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1/4πε0। Q1 पहला चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, अगर हम लेंगे तो -E, न्यूक्लियस हाइड्रोजन का लेंगे +E, और डिस्टेंस कितना है R, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, -E²/8πε0R। ऑप्शन के हिसाब से हमें जो है चीजों को देखना पड़ता है कि हमें किस फॉर्म में आंसर लेकर आना है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ये तो सीधा ही आ गया, मोमेंटम ऑफ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर आप देखें जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि द टर्म रिलेटेड टू मास, इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, तो रोटेशनल टर्म रिलेटेड टू मास। फिर जो टॉर्क है उसे ही कहा जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसे क्या कहा जाता है, टॉर्क, यानी कि द रोटेशनल टर्म रिलेटेड टू फोर्स। अब यहां पर क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। द रोटेशनल टर्म रिलेटेड टू मोमेंटम वो कौन सी थी, एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एज बोहर थ्योरी। एंगुलर मोमेंटम क्या था, NH/2π, तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2h/2π, तो ये क्या बचेगा बेटा, h/π, क्या बच जाएगा, h/π हमारे पास यहां बच जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू सेकेंड postulate of Bohr's model the angular momentum of nth possible orbit, ये ऊपर ही लिखा बेटा, अभी हमने NH/2π अभी लिखा ना, यहां पर देखिए NH/2π, वही हमारे पास फॉर्मूला पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। लीनियर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, mvr प्रोपोर्शनल टू n, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, n/r, एंड r हमारे पास क्या होता है बच्चों, r इज प्रोपोर्शनल टू n², तो यहां पर क्या हो गया, n/n² यानी कि 1/n, तो ये हमारे पास सही दिख रहा है बेटा हमें। फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, तो ये वाला तो हो लिया गलत। और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² होती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो हम यहां पर चेक कर सके हैं कि ये क्या है, सही, एकदम सही है बच्चों। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ, ये तो हमें याद ही है बेटा, एनर्जी क्या होती है, -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर किसी और ऑर्बिट की देखनी है तो n² से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन। डायरेक्ट देखिए किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि नीट में भी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तभी आप आगे न्यूमेरिकल में लगा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज आना था Rn इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस A0 ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। बोहर रेडियस का मतलब क्या है, यानी कि
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बेटा। ओके, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उसे कहा गया है बोहर रेडियस। ओके, तो उसकी टर्म में तो R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा Rn डिवाइड बाय R नॉट, तो ये हो जाएगा सिंपली n स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो Rn हमारे पास ये क्या है a नॉट, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो सिंपली Rn किसके बराबर आएगा n स्क्वायर इंटू a नॉट, बिकॉज R वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो सिंपली ये क्या आंसर आना चाहिए बेटा, सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। 43, इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू, भाई जैसे जैसे आप ऑर्बिट में ऊपर जाते हैं, अगर आप ऑर्बिट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, ये पूछने की कोशिश करिए। द लोएस्ट ऑर्बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहां पर एनर्जी होती है -13.6, जैसे ऊपर जाते हैं -13.4, तो अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो एनर्जी कम हो रही है, बट क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप बाहर जाते हैं एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, तो यहां पर जो एनर्जी है इसको क्या कहा जाता है, मिनिमम। तो जो लोएस्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों, मिनिमम एनर्जी होती है, क्योंकि नेगेटिव में ये कम होने का मतलब है ओवरऑल एनर्जी क्या है, इंक्रीज होती हुई जाएगी। ओके बच्चों, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, और इसे बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते हैं बेटा कुछ बुक्स में। तो ये किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ग्राउंड स्टेट में, और उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका मॉडुलस लेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके बच्चों, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन एटम गिविंग एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम, भाई हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट में होते हैं, 1 में, तो जब आप इसको कोई एनर्जी दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो n1 स्टेट से कहां पर चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। तो क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब दिखाई देगा, तब ऑब्जर्व किया जाएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 1 टू एनी अदर, क्योंकि इन बाय डिफॉल्ट इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट बेटा। ओके, क्लियर है, तो क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर n1 टू n1 से हायर, n की वैल्यू क्या, n डैश की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो n1 से हायर ऑर्बिट में जाएगा बेटा। 2 से 1 तो इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, n डैश क्या हो गया, हायर ऑर्बिट से लोअर आएगा तो इमिशन हो जाएगा, n से n इन्फिनिटी, ये तो आयनाइजेशन ही हो जाएगी बेटा सीधी सीधी। तो सिर्फ जब वो हायर ऑर्बिट में जाएगा तब वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसमें देखिए बेटा, इफ n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीज एज n इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीज विद n स्क्वायर बेटा, तो n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ये ठीक हो सकता है। यहां पर n स्क्वायर होता तो और बेटर हो, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, बट हमने ऊपर अभी पढ़ा क्योंकि ये एनर्जी नेगेटिव में होती है, यहां -13.6, यहां -3.4, ठीक है, तो ये एनर्जी जैसे जैसे n बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये ठीक है बेटा, ये हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। हाइड्रोजन एमिट इंफ्रारेड रेज, भाई इन्फिनिटी से 1,
लाइमन सीरीज कौन सी रेज होती हैं? यूवी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज जीरो, गलत। इलेक्ट्रॉन एनर्जी वेरीज एज, गलत। एनर्जी वेरी करती है 1/n² के। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बाकी ये तीनों ही गलत हैं। इंफ्रारेड लिखा हुआ है यहां पर। जो लाइमन सीरीज है वो यूवी में होती है, बामर विजिबल में, उसके बाद वाली इंफ्रारेड में। ओके बच्चों, 47 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बेटा नॉट करेक्ट फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, यस, फर्स्ट पोस्टुलेट। Electron revolve around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is quantized, second postulate. When electron make a transition from one of its stable orbit to lower orbit, photon emitted, third postulate. ये तीनों तो correct हैं. Bohr model is applicable to all atoms? No. Bohr model is applicable to hydrogen-like atoms. Only hydrogen-like एटम्स। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये हमारे पास एप्लीकेबल होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48, तो हमें इनकरेक्ट इसमें फाइंड करना था, तो यही हमारे पास आंसर बन जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, अभी तक अगर आपने वीडियो को बेटा लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस अगर ऑर्बिट का देखें तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? n² के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि यहां फर्स्ट ऑर्बिट बोल दिया तो n की वैल्यू तो क्या हो गई बेटा? फिक्स्ड। तो ये z के इनवर्स हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n तो क्या हो गया? 1। तो जिसका Z सबसे ज्यादा होगा उसका R मिनिमम होगा। तो अगर कौन कौन से दिए हैं? लिथियम, हीलियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इनमें से किसका है बेटा? लिथियम का। लिथियम का Z सबसे ज्यादा है, तो इसका रेडियस सबसे कम होगा। ओके, 49, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल द डिफरेंस इन एनर्जीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, स्पेशली ये लिखा गया है थर्ड पोस्टुलेट में, द डिफरेंस इन एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द डिफरेंस इन एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओनली। तो क्या आंसर आएगा बेटा? ए ऑप्शन, थर्ड पोस्टुलेट में लिखा गया है बेटा। फिर हमारे पास क्या है? 50th क्वेश्चन कहता है, लेट दिस एनर्जी ऑफ द nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई दिक्कत नहीं है हमें ये एनर्जी हो, इफ ऑल द हाइड्रोजन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट एंड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, देन, अगर हमारे पास एग्जैक्ट इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करेंगी बेटा, तो जिस किसी एटम के ऊपर भी ये फॉल करेंगी उसका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा n = 2 पे। क्योंकि यहां पर जो n E1 और E2 का मतलब है, इन्होंने कहा है ये nth लेवल के लिए बताया। E1 मतलब N1, E2 मतलब N2। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां एक्साइट होगा बेटा? N2 पे, एंड देन इमीडिएटली रिटर्न बैक होता है, वो तो पता ही है। इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, गलत हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब तो करेगा। सम ऑफ द एटम विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस N2 को क्या कहा जाता है बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, और N1 को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट बेटा। क्लियर है? तो ये बात सही है। ऑल द एटम विल बी एक्साइटेड टू n = 2 स्टेट, ऑल द एटम विल मेक, ये तो गलत ही है। अब बची हैं ये दो ऑप्शन बी और सी, सम ऑफ द एटम, ऑल ऑफ द एटम्स। बेटा यहां पर जो मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सम ऑफ द एटम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशंस फॉल करेंगी जरूरी नहीं है ना कि वो सभी एटम के ऊपर जो है एक एक फोटोन जाके स्ट्राइक करे, जब सभी एटम के ऊपर ही वो रेडिएशन फॉल करें। वो जो रेडिएशन जिस एटम के ऊपर फॉल करेंगी सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन ही जो है वो एक्साइट होगा। तो एक्साइट कहां होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को होगा।
तो सभी हो जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जितने एटम है उतने फोटोन हमने फॉल कराए और सभी जो एक एक फोटोन है वो एक एक एटम के ऊपर फॉल करे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा अच्छा आंसर नहीं लग रहा, तो इसलिए सम जितने एटम के ऊपर फॉल करेगा वो सारे एक्साइटेड हो जाएंगे, बट सभी के ऊपर फॉल करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये थी बेटा हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम द चैप्टर एटम्स फ्रॉम द बुक एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रह गया है, जो आप कुछ और डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है बेटा जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है उसमें। वहां पर आप ज्वाइन करिए, अपना कोई क्वेश्चन पोस्ट करना चाहते हैं वो करिए। नेक्स्ट किस चैप्टर की आप वीडियो सॉल्यूशंस चाहते हैं वो सजेशन भी आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा।